तो आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रम, जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, देन आपको बताया था मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन एक मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में भी। ओके, तो यहाँ से स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम होता क्या है। फिर बोहर ने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था हाइड्रोजन का, ओनली हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। आपके सामने आपने देखा कभी कभार आपने देखा होगा कभी रेनबो, है ना, वो कलर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेसिकली। जो कलर्स हमें दिख रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में, एक के ऊपर एक दिखता है ना, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जो डील करता है स्पेक्ट्रम से, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, वो एक स्पेक्ट्रम था। जब हम कंबाइंड कलर्स को ना एक कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं तो उसको स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो बेसिकली अब क्या है, दो स्पेक्ट्रम है हमारे पास, एक है एमिशन, एक है एब्जॉर्प्शन। एक एमिशन और एक है एब्जॉर्प्शन, दो टाइप के स्पेक्ट्रम है हमारे पास। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। अब देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर दो टाइप के स्पेक्ट्रम आते हैं, कॉन्टिन्यूस और लाइन। मैं इसकी थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, रीजन भी कि आप इसको जब नोट से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इतना कोई ये डिफिकल्ट नहीं है। कॉन्टिन्यूस है और एक इसमें आता है लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, जब आपको कलर्स दिखें एक के ऊपर एक ओवरलैप, मतलब आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ कि कौन सा रेड, मतलब डिफरेंशिएट कर पाओ लेकिन ओवरलैपिंग हो रखी है, ओवरलैपिंग, ये रेड कलर है, रेड के ऊपर आपके रेड के ऊपर ब्लू है, ब्लू के बिल्कुल ओवरलैप करा हुआ है ऑरेंज, ग्रीन, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग हो रखी है, तो आप कॉन्टिन्यूस, टूटा नहीं हुआ है, कलर टूटे नहीं हुए, उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, जब आपको क्या करें, जब आपको ना कलर्स दिखे ऐसे, बीच में डार्क दिखे, फिर कलर्स दिखे आपको, फिर डार्क दिखे, फिर कलर दिखे आपको, फिर डार्क दिखे, इसको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कलर का कॉम्बिनेशन जब आपको दिख रहा है दैट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, और जब आपको बीच में ब्रेकिंग दिख रही है, डार्क लाइंस दिख रही हैं, वो क्या कहते हैं, इसे लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, एक है, इसका मैं अभी आपको फिगर दिखाऊंगा कैसे दिखती है, ये देखने में कैसे होती है, मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट एक है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या फर्क है, हम स्पेसिफिकली बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन टॉपिक ही सिलेबस में है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कोई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो कोई एटम है, जैसे अब आपके सामने ना क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पड़ी है, इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस। अब बहुत सारी होंगे H2 के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे होंगे। अब आप क्या करा, इस पे इसको हीट किया आपने, हीट हीट एनर्जी दी, है ना, हीट दी, और साथ में इसके ऊपर लाइट भी पड़ रही है। यस, लाइट तो पड़ ही रही है, जितने भी आप काम कर रहे हो रोशनी में ही कर रहे हो ना, आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो रोशनी में ही मोस्टली करेंगे, तो लाइट तो पड़ ही रही है, लाइट आ रही है यहाँ से, और आप इसको हीट भी कर रहे हो इस गैस को। तो होता क्या है, इस वेसल में जब आप हीट करते हो, और यहाँ पे आपने ना इसी के आगे एक स्क्रीन रख दी, यहाँ पे स्क्रीन लगा दी, व्हाइट कलर की स्क्रीन लगा दी, तो आपको यहाँ पे कलर्स दिखते हैं। यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेंगे आपको, कलर्स, कलर्स विजिबल होंगे। अब जो लाइन स्पेक्ट्रा है, या इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा बोल लो, एक ही बात बोल रहा हूँ, लाइन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा, इसमें कलर्स दिखते हैं। अब यहाँ जो कलर्स दिखेंगे ना आपको, वो लाइक ना आपको सारे नहीं दिखेंगे। अच्छा, आपको कलर्स कौन से दिखते हैं जनरली, देखो, विबग्योर,
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही कलर्स दिखते हैं, इसके अलावा कोई कलर्स नहीं होते, बाकी सारा इनका कॉम्बिनेशन है, बाकी सारा इनका कॉम्बिनेशन है। तो जब यहाँ पे आपको कलर्स दिखेंगे ना, तो कुछ कलर्स आपको दिखेंगे, कुछ मिसिंग होंगे, कुछ कलर्स, मतलब मान लो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बस, मान लो यहाँ पे येलो दिखेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा डार्क, ब्लू दिखेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा डार्क, है ना, ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। कि जब हमें कलर्स दिखे तो सारे नहीं दिखे, कुछ मिस थे। ओके, क्यों मिस थे इसका रीजन अभी दूंगा मैं, इसका रीजन दूंगा मैं आपको। तो इसको समझ आ गया, स्पेक्ट्रा कहते हैं। स्पेक्ट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कलर्स का क्या दिख रहा है, एक ग्रुप दिख रहा है कलर्स का, लेकिन सारे नहीं दिख रहे, उसमें कुछ मिसिंग है, इसलिए उसे मैंने लाइन स्पेक्ट्रा बोल दिया। ओके, इसे आप लाइन स्पेक्ट्रा करो। अगर आपको some colors, only some colors are visible, only some colors visible, कौन सा दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा वो डिपेंड करता है एनर्जी पे, हीट पे, और कैसी गैस ले रहे हो, किस टेम्परेचर पे ले रहे हो, किस प्रेशर पे ले रहे हो। ओनली सम कलर्स विजिबल, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, ऑल कलर्स विजिबल, ऑल कलर्स विजिबल। ये अब ये होता क्यों है, इसको समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन गैस ले रखी है ना, तो हाइड्रोजन के गैस है अंदर, तो हाइड्रोजन के एटम्स भी होंगे, और एटम्स में आपको पता है क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर क्या होते हैं, शेल्स, और शेल्स की मैंने आपको एनर्जी बता रखी है, कि जो पहला शेल होगा, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, इसका एनर्जी मैंने आपको बताया था -13.6 होता है, और सेकेंड शेल, इसका मैंने आपको -3.4 बताया था, है ना, फिर थर्ड शेल बताया था, फिर फोर्थ शेल, ऐसे शेल बताया था मैंने आपको, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। ओके, इनकी एनर्जीज हमने लिख ली थी। अब उसके आगे क्या होगा, इसका भी एनर्जी चलो लिख ही लो, -1.5। अब होता है क्या है, अब ये सारी, ये हाइड्रोजन गैस है और ये एटम है इस हाइड्रोजन गैस के अंदर, आपने इसको हीट किया, हीट किया, हीट क्या है बेसिकली, रेडिएशन है, हीट क्या है, रेडिएशन, और हीट के साथ क्या दिख जा रहा है, लाइट। आपको पता है लाइट किस कलर की बनी है, 7 कलर्स की बनी हुई है लाइट, लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं। ओके, लाइट के अंदर 7 कलर्स है, कौन से हैं वो 7 कलर, विबग्योर, ये कलर्स की बनी हुई है। अब जैसे ही आपने इसे हीट किया, जैसे इसे एनर्जी दी, तो 7 कलर इसके साथ जा रहे हैं, और 7 कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, आपको ये भी पता है, वॉयलेट का वेवलेंथ है, इंडिगो का वेवलेंथ अलग है, ब्लू का वेवलेंथ अलग है, ग्रीन का वेवलेंथ अलग है, येलो का वेवलेंथ अलग है, ऑरेंज का वेवलेंथ अलग है, रेड का वेवलेंथ अलग है। अब ये वेवलेंथ सारी यहाँ पे स्ट्राइक करी, अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसमें से कुछ वेवलेंथ वाले कलर्स एब्जॉर्व कर लिए। इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, कुछ वेवलेंथ वाले कलर्स एब्जॉर्व कर लिए, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व, एब्जॉर्व मतलब पकड़ लिए, या कह लो ले लिए, सम एनर्जी, सम एनर्जी, या एब्जॉर्व सम वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर कलर, है ना, पर्टिकुलर कलर की ले ली, कौन सा लिया ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ ले ली। सम नॉट, सम नॉट का मतलब वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आपको समझाने के, सम नॉट मतलब कुछ ले लिया कुछ नहीं ले लिया, ठीक है। तो जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्व कर लिए, जो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ उसने एब्जॉर्व कर लिया, अब एब्जॉर्व क्यों करेगा, वो जंप कर जाएगा, करेगा ना जंप वो, क्योंकि जो मैंने आपको पीछे बताया था लास्ट लेक्चर में, जितना इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी अगर उसको मिलेगी -3.4 तक, तो वो जंप कर जाएगा, उस एनर्जी को गेन कर लेगा, अगर नहीं चाहिए होगी छोड़ देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी ताकि वो शेल में जंप कर जाए, उसको वो एब्जॉर्व कर लेगा। पीछे मैंने एग्जांपल दिया था कि -13.6 पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको आप एनर्जी दो, आई थिंक मैंने दिया था 10.5 का, 10.2 का, 10.2 का एनर्जी आपने दिया, तो ये हो गया -3.4, तो ये जंप कर गया सेकेंड शेल में, यही बताया था मैंने।
अब मान लो ये 10.2 मान लेते हैं, ये 10.2 इस येलो वाली कलर की वेवलेंथ है, इस एनर्जी से ये वाली वेवलेंथ निकली, तो ये वाली वेवलेंथ वो एब्जॉर्व कर लेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन, और कहाँ जंप कर जाएगा, 3.4 पे। अब हमने जो पीछे स्क्रीन लगा रखी है, यहां हमने स्क्रीन लगा रखी थी, तो यहां पे क्या होगा, ये येलो कलर मिस हो जाएगा, येलो कलर मिस होगा, येलो कलर मिसिंग, वाई, क्योंकि उस लाइट को उसने एब्जॉर्व कर लिया। बाकियों को वो येलो, मान लो येलो भी कर लिया, लेट सपोज थर्ड में जंप करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, H2 गैस है, उसके अंदर तो बहुत सारे, गैस के अंदर बहुत सारे एटम है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, किसी ने येलो एब्जॉर्व कर लिया, किसी ने ऑरेंज एब्जॉर्व कर लिया, किसी ने ब्लू, मान लेते हैं येलो, ऑरेंज, ब्लू, ये इन्होंने मिसिंग है यहाँ से। तो यहाँ पे कौन सा कलर दिखा आपको, वॉयलेट दिखा, इंडिगो दिखा, ब्लू नहीं दिखा, ग्रीन दिखा, येलो नहीं दिखा, ऑरेंज नहीं दिखा, रेड दिखा, ये कलर मिस थे, तो इसको हमने बोल दिया लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसमें सारे कलर नहीं दिख रहे, ये कलर मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, इलेक्ट्रॉन ने वो एब्जॉर्व कर लिए। और अब हमें ये जो स्क्रीन में दिख रहे हैं कलर्स, कॉम्बिनेशन कलर्स का, इसको हमने बोला एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बोला। ओके, तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, कहां जंप कर गए, एक्साइटेड स्टेट पे, जिस जिस एनर्जी लेवल पे उसे वो शेल पे वो एनर्जी मिली, वहां पे वो जंप कर गए। अब हुआ क्या, अब इलेक्ट्रॉन या कोई भी, वैसे जनरली ये एक रूल है कि हर जना चाहता है कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट पे रहे, मिनिमम एनर्जी स्टेट पे। हम भी नहीं चाहते ना कि हम मैक्सिमम एनर्जी स्टेट पे रहे, क्या हम चाहते हैं कि हम हमेशा हम काम ही करते रहें, भागते ही रहे, भागते रहें, हमारी एनर्जी बढ़ी रहे, बढ़ी रहे, नहीं, हम चाहते हैं हमारी बॉडी को मैक्सिमम रेस्ट भी मिले, है ना। तो हर चीज, या इलेक्ट्रॉन भी बेसिकली यही चाहता है, तो ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोएस्ट एनर्जी शेल, लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। तू क्यों रहना चाहता है, स्टेबिलिटी के लिए, जितना कम एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मानी जाती है चीजें, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब जो इलेक्ट्रॉन ने यहां पे कलर एब्जॉर्व करे थे, कौन कौन से, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ये एब्जॉर्व करे थे, अब ये एब्जॉर्व करके बड़ी स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब वो वहां ज्यादा देर नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगा। अब जो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगा, तो जो कलर इसने एब्जॉर्व करे थे, जिस वेवलेंथ की कलर की इसने एनर्जी एब्जॉर्व करी थी, उनको छोड़ेगा, उनको ड्रॉप करेगा, उनको जब वो ड्रॉप करेगा तो वो पीछे आ जाएगा, मतलब पीछे, सॉरी, अपने ओरिजिनल शेल में आ जाएगा। तो जब वो एनर्जी को उन कलर्स को छोड़ेगा, वो कलर्स अब हमें कैसे दिखेंगे, अब ये दिखेंगे हमें, वॉयलेट मिस होगा, इंडिगो मिस होगा, ब्लू दिखेगा, ग्रीन मिस होगा, येलो दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, रेड मिस होगा, ये मिस होंगे। आई बात समझ मेरी, क्योंकि जो कलर उसने एब्जॉर्व करे थे उनको अब वो रिलीज करेगा, रिलीज करने का मतलब उनको छोड़ेगा, जब वो छोड़ेगा उन्हें, तो कौन से कलर दिखेंगे, जो उसने लिए हुए थे उनको छोड़ देगा, और मिस कौन से हो जाएंगे, जो उसने पहले लिए ही नहीं थे वो तो होंगे ही नहीं। तो इसको, इस वाले स्पेक्ट्रा को बोला, इस वाले स्पेक्ट्रा को जो हम कहते हैं, इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। इसका मतलब कि अब देखो, अगर आप इसको, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे, ओवरलैप, तो ये पूरा विबग्योर बन जाएगा, ये पूरा विबग्योर बन जाएगा। तो इसको बोल देते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, कि इसमें सारे कलर दिख रहे हैं। इसको बोल देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये एब्जॉर्व कर रहा है इसलिए ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये एमिट कर रहा है तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। बस इतना, यही है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो इन नट शेल कंक्लूड मैं ये कर रहा हूं कि आप एक इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी हम फेंक रहे हैं, वाइट लाइट दे रहे हैं, रेडिएशंस दे रहे हैं, और उस रेडिएशंस को वो कैप्चर कर रहा है, लेकिन कैप्चर करने पर वो उन्हीं रेडिएशन को कैप्चर कर रहा है जिससे उसको पता लग रहा है कि मैं अगले एनर्जी शेल में जंप कर सकता हूं।
उनको वो कैप्चर करके छुपा लेता है, मतलब अपने पास रख लेता है, वो कलर्स हमें दिखते नहीं है। और जब वो कलर्स को छोड़ता है, वापस ओरिजिनल स्टेट पे जाता है, वो कलर्स छोड़ता है, तो हमें कलर्स वो दिखने लग जाते हैं। बस इतना सी कहानी है स्पेक्ट्रम की। और मैं सिर्फ इन कलर्स की क्यों बात कर रहा हूँ विबियोर की, और भी तो कलर्स होंगे, बट और कलर्स तो विजिबल रीजन में आते ही नहीं ना, बाकी रेडिएशंस है, और भी छोड़ता होगा वो, ये नहीं कह रहा मैं सिर्फ विबियोर दिखाता है, और भी रेडिएशंस है इसमें, पर वो हमें दिखती नहीं है ना, विजिबल रीजन में थोड़ी आती है। ओके, तो ये स्पेसिफिकली मैंने किसका एग्जाम्पल दिया आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का। अब इसके अलावा ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो जंप कर जाता है, तो हमें कुछ दिखते हैं। पर आप ये भी तो सोचो कि सर हमने उसे हीट दिया है, तो उस हीट में रेडिएशंस भी तो होंगी बहुत सारी, जो हमें दिखती नहीं है। यूवी जैसे माइक्रोवेव्स हमें दिखती नहीं है, रेडियो वेव्स नहीं दिखती, तो ऐसी तरह की रेडिएशंस तो होंगी उसके अंदर। यस, डेफिनेटली होंगी रेडिएशंस, वो हमें दिखती नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाई नहीं, पर एक्चुअल में वो है तो सही ना कुछ तो है। तो यस, वही कुछ रेडिएशंस हैं जो आगे साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखी, या उसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, और उस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके उन्होंने वो एक सीरीज बताई। अब वो क्या सीरीज बताई, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या सीरीज थी वो, यहां पे मैं आपको बताता हूं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ओके, मैं एक मिनट बैटरी चार्ज कर लेता हूं। देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बोलता हूं, लेट्स सपोज जो मैंने अभी आपको समझाया उसी से रिलेटेड मैं एक चीज समझाने लगा हूं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम jumps from N2 to N1, सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में जंप कर गया। अब देखो, सेकेंड शेल से फर्स्ट एनर्जी में फर्स्ट शेल में आएगा तो क्या करेगा, एमिशन करेगा, एमिट करेगा ना, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट पे बैठा होगा, इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी उसने गेन करी होगी, तभी एक्साइटेड स्टेट पे है। वहां से वो बैक टू ओरिजिनल में आ रहा है, तो जब वो ओरिजिनल में आता है तो एमिट करता है रेडिएशन। तो वही ये पूछ रहा है, फाइंड द एनर्जी, find the energy and wavelength of emitted radiation। जब हाईएस्ट से लोएस्ट स्टेट पे आता है तो एमिट करता है, लोएस्ट से हाईएस्ट स्टेट पे जाता है तो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपके पास ऐसे शेल दिया होगा, ये अपने पेपर में बनाना नहीं है डायग्राम, आपको समझाने के लिए है। कहां से जंप किया, ये 1 है शेल, 2 3 4, कहां से जंप किया, सेकंड से फर्स्ट पे, सेकंड से फर्स्ट पे जंप किया। तो सेकंड से फर्स्ट पे जंप करने के लिए उसने कितना एनर्जी रिलीज किया, और उसका वेवलेंथ क्या था, जो रेडिएशन छोड़ी हमें वो रेडिएशन विजिबल रीजन में आएगी तो हमें दिख जाएगी, विजिबल रीजन में नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। ओके, तो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं एनर्जी 2, लेवल 2 पे उसकी एनर्जी क्या होगी, याद है आपको एनर्जी का फॉर्मूला, -13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था एनर्जी का ऊपर, है ना। तो यहाँ पे Z क्या है आपको पता है, Z इज द एटॉमिक नंबर, N इज द शेल। तो मुझे सेकंड शेल का एनर्जी निकालना है कितना, -13.6, Z तो 1 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, दिस इज 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आया, एनर्जी ऑफ सेकंड शेल। अच्छा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल क्या होगा, -13.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E2 से E1 पे आना है, जंप करना है, तो ये बेसिकली जंप का मतलब क्या है, ये क्या है, ये डिफरेंस ही तो है। दिस गैप इज व्हाट, डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी है। तो मुझे यही बताना है कि एनर्जी का डिफरेंस कितना है, या कितना एनर्जी उसने लूज किया यहाँ से आने पे यहाँ आना। देखो सिंपल सी बात है, आप सेकंड स्टेप पे खड़े हो, ये फर्स्ट स्टेप है, आपके पास यहाँ 10 है, यहाँ 4 है इसका एनर्जी, तो आपको यहाँ पे जाने के लिए कितना एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, 10 से अगर 4 पे आना है तो लूज कितना करना पड़ेगा, 6।
तभी लूज करोगे, 6 लूज करोगे आपका 4 हो जाएगा, 4 आ गया तो यहाँ जाओ, यहाँ पे आ गए। अगर मैंने आपको बोला आप चारों, ये आपने यहाँ पे जाना है 15 में ऊपर जाना है, तो कितना एनर्जी लेना पड़ेगा आपको, आप बोलोगे सर 11 का, तब मैं 15 पे पहुंचूंगा, और 11 लूज करूंगा तो 4 पे आ जाऊंगा। तो इसीलिए बेसिकली एनर्जी कितना लूज होगा, दैट इज E2 माइनस E1। जितना E2 में E1 का जो डिफरेंस होगा वो लूज करना पड़ेगा, वो रेडिएट करना पड़ेगा। E2 हमने निकाला था -13.6 बाई 2 का स्क्वायर, और माइनस E1 कितना है -13.6 बाय 1 का स्क्वायर। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज योर आंसर, -13.6 बाय 4 प्लस 13.6 बाय 1। तो आई थिंक सॉल्व करके ये -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, माइनस नहीं प्लस आएगा। इसका मतलब इतना एनर्जी को लूज करेगा तब वो फर्स्ट शेल में आ जाएगा। और इसका वेवलेंथ कैसे निकलेगा, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी ने दिया था, और म्यू क्या होता है c बाय लैम्डा। ओके, ये E क्या है, दिस इज एनर्जी ऑफ वेव, दिस इज एनर्जी ऑफ वेव। ये कितना है 10.2, h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इंटू c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा हमने निकालना है। ओके, तो यहां से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको, देखो 6.636 इंटू, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, 6, ये ना h का वैल्यू चेंज होना है कभी, ना c का वैल्यू चेंज होना है, ये तो कांस्टेंट ही रहना है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका वैल्यू आप याद रखो, इसका वैल्यू आता है hc का वैल्यू, hc का वैल्यू आता है 12375, 12375। इसका मतलब एनर्जी इक्वल टू 12375 बाय लैम्डा। बस इसमें यूनिट याद रखना, यहां से जो लैम्डा का आंसर आएगा आपका वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये ध्यान रखना, लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, और जो एनर्जी आएगी वो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आएगी। देखो बार बार ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कर भी लेंगे, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा यही लगाओ, बट ठीक है ना, कभी कभार डायरेक्ट आ जाए तो निकाल लो, अदरवाइज कई बार लैम्डा का वैल्यू दिया तो कटिंग हो जाती है, छोटा हो जाता है, अदरवाइज सीधा याद रखना, आप सीधा याद रख लो, बट याद रखना लैम्डा का आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा आपका, और एनर्जी को आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रखना है, तभी जाके ये यूनिट्स होंगी। तो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं 10.2, दिस इज 12375 बाय लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आ गया 12375 बाय 10.2, जो आंसर आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में। ओके, तो इसका मतलब आपने क्या याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, हम स्पेसिफिकली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, मेक श्योर ये दिमाग में रहे बात आपके। तो उसमें आपने रखना है कि जब एनर्जी रिलीज होएगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला कैसे होगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली डेल्टा ई क्या है, एनर्जी रेडिएटेड और एनर्जी एमिटेड, ये डेल्टा ई है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको कुछ सीरीज बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि आपके सामने ये N1 पहला शेल, और पहले शेल की आपको एनर्जी भी पता है कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकंड शेल, और यहाँ का एनर्जी आपको पता है, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था पीछे, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और ये आपका थर्ड शेल, इसका एनर्जी आपको लिखाया था मैंने, सॉरी दिस इज 3.4 एंड दिस इज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और एक फिर मैंने आपको फोर्थ लिखाया था, दैट इज एनर्जी था इसका -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करते करते शेल चलते जाएंगे, एक लास्ट में इंफिनिटी का शेल होगा। ओके, अब यहां पे क्या क्या पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो ध्यान से देखिए। when electron come from any level कहीं से भी, ऊपर से कहीं से भी, from any level to n1 level, कहीं से भी मतलब कितने सारे लेवल्स है ना, कहीं से भी लेवल से अगर पहले लेवल पे आता है, मतलब पहले शेल पे आता है, इस वाले शेल पे जंप करके आता है, सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो आपको पता है जब वो कहीं से भी आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, वेवलेंथ भी एमिट करेगा, है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम एनी लेवल टू n1 लेवल, द वेव एमिटेड by electron is called Lyman series। क्योंकि लाइमन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था ये वेवलेंथ को, तो वो सीरीज, उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके फर्स्ट लेवल पे आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी लेवल टू come to the first level, the wave emitted is called Lyman series। okay, second, when electron, जैसे मैं चलो इसको एक चीज बता ही देता हूँ, अच्छा फॉर्मूला चलो आगे बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। अब when electron, मैं अब सारा नहीं लिख रहा हूँ, come from any level to, अब किसी भी लेवल से कहाँ पे आता है वो, n2 लेवल पे अगर आता है, n2 लेवल पर, तो द वेव, एरो का मतलब है सेम चीज है, एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज, उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। ओके, सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है आपको सारा, एमिटेड कम फ्रॉम एनी लेवल टू, कौन से लेवल पे, 3 लेवल पे, the wave emitted by the electron is called Paschen series, Paschen series। डेफिनेटली अगर 3 लेवल पे जंप करेगा तो हायर लेवल से जंप कराना, ये नहीं कि लोअर लेवल से जंप कराना, नहीं, इसके हायर से n3 में कोई जंप करेगा तो डेफिनेटली n4, n5, n6 या n7 से जंप करेगा। when electron come from any level to n4 level, the wavelength is called ब्रैकेट सीरीज। ये सारे साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, ब्रैकेट सीरीज। एंड द फिफ्थ वन, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम एनी लेवल टू n5 लेवल, द सीरीज इज कॉल्ड पी फंड सीरीज। द सीरीज इज कॉल्ड पी फंड सीरीज, उसे पी फंड सीरीज बोलते हैं, लाइमन, बार्बर, पाश्चन और पी फंड सीरीज। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ये मैंने जो आपको समझाया। ओके, तो फाइनली सीरीज है आपके सामने, अगर किसी भी लेवल से जंप करेगा n1 लेवल पर, कहीं से भी जंप करते हुए इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो वेव एमिट करते हुए आएगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया, यहाँ से आया, यहाँ पे जंप करा, जैसे ही जंप करा उसने वेव छोड़ दी बाहर, ये वेव छोड़ दी, ये जो वेव छोड़ी है ना, इसको लाइमन सीरीज बोला हमने। इलेक्ट्रॉन कहीं से आया, 2 पे आगे रुक गया, 2 पे जंप कर दिया, उसने क्या करा, बाहर वेव छोड़ दी, जंप यहाँ करा, वेव बाहर छोड़ दी, वो वेव, उस वेव को हमने लाइमन के बाद कहा बाल्मर सीरीज। ओके, तो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सीरीज थी
जो कि डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट इसमें था आपका इसी की क्वांटिटी में, दैट इज रेडबर्ग फॉर्मूला। RED रेडबर्ग फॉर्मूला। इससे क्या पता लगता था हमें, ये फॉर्मूले से हमें पता लगता था दिस इक्वेशन या फॉर्मूला वेव नंबर का था, ये वेव नंबर का फॉर्मूला R1/n1² माइनस 1/n2²। इससे बेसिकली क्या पता लगता था हमें, दिस फॉर्मूला हेल्प अस टू फाइंड वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी? वेवलेंथ ऑफ अबव लाइंस। अबव लाइंस कौन सी? जो ऊपर मैंने आपको लिखाई है ना, लेमन, बाल्मर, पाश्चे, ये वाली, तो उनके लिए ये वेवलेंथ, उनकी जो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला ये था। अगर मैं आपको बोलूं जैसे लेमन सीरीज, इसके लिए मैंने आपको बताया n1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1, हमेशा ही 1 होगा। तो n2 क्या होगा इसमें? n2 इसके ऊपर वाले शेल, कहीं से भी और इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर 1 में आएगा तो वो लेमन सीरीज कही जाएगी। और इस लेमन सीरीज का वेवलेंथ कैसे निकलेगा? इस लेमन सीरीज का वेवलेंथ कैसे निकलेगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले से। वेव नंबर आ गया तो लैम्डा तो निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि वेव नंबर किसके इक्वल होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, and that is R1/n1² माइनस 1/n2²। इस फॉर्मूले से हमें किसी की भी वेवलेंथ पता लग जाएगी सीरीज की। लेमन की, अगर मैं आपकी बात करूं बाल्मर की, तो बाल्मर में n1 का वैल्यू 2 लेंगे और n2 का वैल्यू 2 से ऊपर जितने भी शेल हो सकते हैं इनमें से कोई एक लेना है, सारे नहीं लेने। वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि कौन से की वैल्यू निकालनी है। ओके, पास्चन, इसके लिए n1 का वैल्यू मैंने बताया था 3 होगा। ब्रैकेट, इसके लिए मैंने बताया n1 का वैल्यू 4। एंड पी फंड, इसके लिए n1 का वैल्यू 5। और n2 क्या रहते हैं? 4 उससे अबव। n2 क्या रहते हैं? इससे अबव। तो ये फॉर्मूले आपने यूज करना है टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। ओके, अब एक चीज इसमें और क्या याद रखनी है आपने, नोट करके मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूला भी ना वहीं से आया है, एनर्जी वाले फॉर्मूले से। तो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे। अच्छा, इसको आर को बोलते हैं, इसका वैल्यू तो बताना भूल गया, आई एम सॉरी। आर को रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। आर को क्या बोला जाता है? रेडबर्ग कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 109,677 पर सेंटीमीटर। और आप इसको मीटर में याद रखनी पड़ेगी आपको वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये याद रखिए इसकी वैल्यू आप, इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक मैं आपको वैसे वैल्यू बता रहा हूँ, 1/r की वैल्यू याद रखनी है आपने, 1/r की, दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम। 1/r का वैल्यू याद रखना, यूज होगा ये सारा 1/r का वैल्यू, क्योंकि वेवलेंथ और r रेसिप्रोकल में है ना, इसलिए यूज होगा। नोट मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे शॉर्टेस्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज निकालना है, सबसे छोटी वेवलेंथ लेमन सीरीज की निकालनी है। तो ध्यान से देखिए,
हाँ, हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला ये। अब n1 का वैल्यू मैं लेमन सीरीज में आपको पता है n1 का वैल्यू क्या होता है 1, और n2 का वैल्यू क्या होता है 2 3 4 5 6। तो अब कहाँ से मैं इसको जंप कराऊं, 2 से जंप कराऊं 1 में, या 3 से जंप कराऊं, या 4 से जंप कराऊं, या 5 से जंप कराऊं, कहाँ से जंप कराऊं ताकि वेवलेंथ क्या आ जाए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाए। अब ये कैसे पता लगेगा, अब आपको याद है एक फॉर्मूला E=hc/λ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसका क्या मतलब है, एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी एंड वेवलेंथ इनवर्सली रिलेशन होते हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी हाई एनर्जी होगी, उतनी लेस वेवलेंथ होगी। इनवर्स है ना, मोर वैल्यू ऑफ एनर्जी लेस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो अगर n1 को मैं इन्फिनिटी, n1 1 है, अगर n2 में ले लूं इन्फिनिटी, मतलब कोई इन्फिनिटी से जंप कर रहा है, तो क्या एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा नहीं होगा? यस, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब कोई चीज इन्फिनिटी से पहले शेल पे जंप करेगी, तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ लीस्ट होगी, कम से कम वेवलेंथ होगी अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। समझे आप मेरी बात? तो इसका मतलब अगर मुझे लेमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो n1 का वैल्यू मैं n1 का वैल्यू मैं 1 लूंगा और n2 का वैल्यू मैं इन्फिनिटी लूंगा। तो वो क्या आ जाए देखो, 1/λ इक्वल टू r 1/इन्फिनिटी, एंड 1/इन्फिनिटी याद रखिए 0 होता है, 1/इन्फिनिटी याद रखिए 0 होता है। तो 1/λ इक्वल टू r रह गया, और रेसिप्रोकल कर दो ये 1/r, और 1/r का वैल्यू मैंने अभी आपको ऊपर बताया कितना हुआ, वो 911 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। देखो ना, पहले लेवल पे n1 लेवल पे कहीं से भी जंप कर सकता है कोई भी, n2 पे भी जंप कर सकता है, n3 से भी जंप कर सकता है, n4 से भी जंप कर सकता है, तो हमें नहीं पता कहां से जंप कर रहा है। लेकिन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर बोलेगा तो हमेशा इन्फिनिटी से जंप करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अगर कोई चीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है किसी की भी, तो याद रखिए n2 का वैल्यू आप इन्फिनिटी लीजिए। दूसरा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ कितनी छोड़ सकता है ये, तो n2 का वैल्यू लीस्ट लेना है, लीस्ट लेना है। कैसे, अब मान लो मैं लेमन सीरीज का आपको वो लेता हूँ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालता हूँ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 का लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज में n1 का वैल्यू क्या होता है 1, n2 का वैल्यू क्या लूंगा लीस्ट। तो n2 का वैल्यू ये हो सकता है 2 3 4 5, लेकिन मैंने कौन सा लेना है, लीस्ट। क्यों ले रहा हूँ लीस्ट, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तभी होगी जब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। ओके, तो अब यहाँ से आया 1/λ r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, r ये हो गया 1 माइनस 1/4, ये आ गया 3/4 एलसीएम लेके, और आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, लैम्डा आ जाएगा 4r/3, और r का वैल्यू मैंने आपको बताया 901/3, ये हो गया 4 9 36/3। ओके, इतना आ गया आपका। तो ये आ गया आपका 312 3 4 12.6, इतना कुछ आ गया। तो ये कितना आ गया 1214.6। इसका मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ कितना आया, इसका हाईएस्ट वेवलेंथ 1 to 1.46। इसका मतलब लेमन सीरीज के लिए
वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक, 911 से लेके 1214.6 तक जा रहा है, इसकी रेंज है लेमन सीरीज की। क्या ये विजिबल रीजन है? नहीं, ये विजिबल रीजन नहीं है। विजिबल मतलब जो आंखें हमारी देख सकती है, हमारी आंखें किस रीजन में देख सकती हैं, वो वाला रीजन। तो हमारी जो आंखें देख सकती हैं वो 380 से लेके 760 नैनोमीटर का बताया मैंने, और ये वैसे ये एंगस्ट्रॉम में आई है। और अगर विजिबल रीजन है ये, और अगर आपको एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो इट्स अबाउट आई थिंक 3644 से लेके 6552 एंगस्ट्रॉम विजिबल रीजन। विजिबल रीजन मतलब जो हम देख सकते हैं, कलर्स हमें जो दिखते हैं। ओके, तो उसी तरह ये लेमन का आ गया। लेमन का मैंने निकाला 911 से लेके 1214.5 ये एंगस्ट्रॉम में देता है इतना। अगर आप बाल्मर का देखेंगे तो वो आता है 3644 से लेके 6532 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये वाला रीजन, देखो ये रीजन में विजिबल है, ये रीजन विजिबल रीजन है, ये विजिबल रीजन है। इसमें मतलब हमें दिखता है, हमें दिख सकती है बाल्मर सीरीज, हमें दिख सकती है, वो कलर्स हम देख सकते हैं क्या है, ये वाला रीजन। ओके, तो मतलब पॉइंट इज दैट, कहने का मेरा क्या मतलब है, फाइनली इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं। कंक्लूड क्या कर रहा हूं कि वेवलेंथ अगर आपने सीरीज की निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, शॉर्टेस्ट बोलेगा, और याद रखें 4 सीरीज है हमारे पास, लेमन, बाल्मर, पास्चन, पीफंड। ठीक है, लेमन, बाल्मर, पास्चन, पीफंड, ब्रैकेट। लेमन के लिए n1 का वैल्यू 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। ओके, और इसमें जो n2 का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से आके कहाँ जंप कर रहा है। लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड। पीफंड। ओके, आई थिंक जस्ट होल्ड सेकेंड। और n2 इनकी आगे वैल्यूज होंगी। शॉर्टेस्ट बोलेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो n2 को इन्फिनिटी लेंगे। लॉन्गेस्ट बोलेगा, n2 को लीस्ट लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इतना जो मैंने करवाया। एक और फॉर्मूला याद रखना है आपने, दैट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हाईएस्ट शेल से लोएस्ट शेल पे जंप करता है तो कितनी लाइंस दिखेंगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी दिखेंगी। तो उसका फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला याद रख लिए, n2 माइनस n1। दिस इज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे ये शेल्स हैं आपके अलग अलग, ये तो यहाँ पे 1 पे शेल आने के लिए कैसे कैसे जंप कर सकता है, कोई यहाँ पे सीधा आ सकता है, यहाँ से आ सकता है ना, और कैसे आ सकता है, मतलब किसी एक लेवल से रख लो ना, मान लो 3rd लेवल से 1st लेवल पे आना है तो सीधा यहाँ से यहाँ पे आ गया, या ऐसे भी आ सकता है, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, एक तरीका ये भी है। तो ऐसे ये कितनी लाइंस बनी, 1 2 3, तो वही चीज़ है ये कि देखो जैसे 3rd लेवल से 1st लेवल पे जंप करा तो कितनी लाइंस बनी, एक लाइन तो ये बन गई, देखो सीधा जंप कर गया, एक पहले 2 में आएगा, एक लाइन बन गई, फिर 2 से 1st में आएगा एक और, टोटल 3 लाइनें बनी है। देखो पुट करके देख लो, n2 का वैल्यू 1 2 3, n1 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। कितनी लाइन्स आई, 3, तो 3 लाइन्स ही बन रही है हमारी। तो दिस इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट लेवल। ओके,
कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम करते हैं एनर्जी के कौन से, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल पे जंप करता है तो एनर्जी में चेंज आता है डेल्टा ई। वो कितना चेंज आता है, ओके। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है, एक ये फॉर्मूला है जूल पर एटम में, और एक फॉर्मूला आपको मैंने ये भी लिखा रहा है इसका इन टर्म्स ऑफ मोल, दिस इज एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। एक अच्छा, मैंने एक ये भी बताया था आपको अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल। किसी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को निकालना उसके शेल से, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। स्पेसिफिकली हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो बाहर कंप्लीटली निकालना मतलब जैसे फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, फॉर हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन एक है, कहाँ पे होगा, फर्स्ट शेल में, और ऐसे ऐसे करके इन्फानाइट शेल है, इन्फानाइट मतलब बाहर निकल गया, किसी और के साथ रिएक्ट कर गया वो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जब इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये तो मैं शेल बना देता हूँ, ये पहला शेल है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है, मतलब यहाँ पहुँचाना है, कहाँ, इन्फिनिटी पे पहुँचाना है। तो जो एनर्जी में चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सीधी सी बात है ना, दिमाग में लगाओ, इमेजिन करो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको उठाना है और इन्फिनिटी में फेंक देना है। तो उठाने के बाद इन्फिनिटी फेंकने तक जो एनर्जी लगेगी दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, और ई इन्फिनिटी का एनर्जी हमेशा याद रखें 0 होता है। ये ई का कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, ई के फॉर्मूले यूज करेंगे हम अभी, ये वाला एन स्क्वायर वाला, ये एन क्या हो जाएगा, ई इन्फिनिटी का यहाँ पे पुट करके देख लो, ई इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे, -21.8 इंटू 10⁻⁹ बाई इन्फिनिटी माइनस ई वन के लिए क्या करेंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁹ बाई ई वन। तो एनीथिंग बाई इन्फिनिटी ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था, किसी की भी डिवाइड में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो क्या होता है, 0। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 21.8 इंटू 10⁻⁹ दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी। कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में, एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, हाइड्रोजन के ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन। और किलो जूल में कितना, पर मोल में कितना होगा, 13.12 किलो जूल पर मोल। ओके, तो आई होप आपको फॉर्मूला क्लियर हो रहे हैं, हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड ये दो, और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से हुए आपके, पहले उनको देख लेते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम लिथियम +2 है ना, लिथियम +2, हीलियम प्लस। क्यों बोल रहा हूँ इन्हें हाइड्रोजन लाइक एटम, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम वो होते हैं जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भी हुए, 1, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, +2 का मतलब 2 लूज कर दिए, एक बच गया। और इनका Z क्या है, Z होता है एटॉमिक नंबर, Z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2, लिथियम का 3। तो इनके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, या इनके लिए कहीं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा वो देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा इनके लिए, हीलियम के लिए क्या होगा, हीलियम प्लस के लिए, ओके। तो हीलियम
प्लस के लिए। तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं इनके लिए, याद रखिए, मैंने आपको कराया था, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला रहता है इनका -21.8 इंटू 10⁻⁻19 z² बाई n स्क्वायर, और -1312 बाई n स्क्वायर z² किलो जूल पर मोल। ये बस ये z² साथ में आ जाता है। तो हीलियम प्लस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी वही होगा, डेल्टा ई, ई इन्फिनिटी माइनस E1, ई इन्फिनिटी तो ज़ीरो होता है, और E-1 का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, क्या लेते हैं, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 -19, साथ में z² क्या होगा इसका, 2 का स्क्वायर बाय n का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 21.8 इंटू 10⁻⁻19, 4 आ गया साथ में, 4 इंटू दिस, और किस में होती है, जूल पर एटम। दिस इज द एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये भी लिख सकते हैं हम हीलियम प्लस का 4 इंटू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए, ये भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि देखो 21.8 10⁻⁻19 तो अभी हमने हाइड्रोजन का भी निकाला, देखो सेम ही होता है, सिर्फ क्या मल्टीप्लाई हुआ, z का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ। और अगर आप लिथियम का निकालेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 9। तो इन नटशेल हम ये कह सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी z² इंटू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। This is the formula for hydrogen and hydrogen like atoms. ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स इसके। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट with the first orbit, with the first orbit, किसका, हीलियम प्लस का बोल रहा है, and what is the radius of this, what is the radius of orbit। कैलकुलेट करें क्या, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। याद करिए, अभी फॉर्मूला लिखा है मैंने, एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इज n² जूल पर एटम, ये एनर्जी होता है। तो -21.8 इंटू 10⁻⁻19, z क्या होगा, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2, और ऑर्बिट कौन सा बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1 का n का वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू 1, z इज द एटॉमिक नंबर इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 इंटू 8 करेंगे, दैट इज 8.72 इंटू 10⁻⁻19, ओके, जूल, जूल पर एटम इज द एनर्जी माइनस के साथ। एंड व्हाट इज द रेडियस, याद करिए रेडियस का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, रेडियस दैट इज 0.0529 n², इसमें उल्टा होता है, n² बाई z² होता है, n² बाई z² नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको फॉर्मूले ही लर्न करने पड़ेंगे। 0.0529, n का वैल्यू 1 एंड z का वैल्यू 2, ओके, तो इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे, 0.02645 नैनोमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ हीलियम एटम। न्यूमेरिकल्स देखें आप ऑन रेडबर्ग कांस्टेंट, जो ट्रांजिशंस वाला हमने किया था,
ठीक है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ टू सेकेंड, फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, वेवलेंथ एमिट करेगा, फ्रीक्वेंसी भी एमिट होगी। तो कहता हूँ इन एन हाइड्रोजन वो क्या है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग फॉर्मूला वेव नंबर इज 1/λ आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 1/λ आर 1/n1 का वैल्यू, n1 क्या है, जहाँ से जंप मतलब छोटी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू होती है, और n2 जहाँ से जंप किया उसने, स्क्वायर होगा इनका ना। तो 1/λ इज आर, दिस इज 1/4, 1/25, एलसीएम ले लें, आर 25 माइनस 4/100 आ जाएगा, 25 इंटू 4 इज 100, 1/λ इज आर 25 माइनस 4 इज 21 आर अपॉन 100, ये 1/λ का वैल्यू है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 100 अपॉन 21/1/r। ठीक है, तो यहाँ पे अब याद करिए, मैंने आपको देखो यहाँ पे भी बताया था वर्ग वाला आएगा तो 1/r का वैल्यू आप ये यूज़ करिए, यहाँ ये सॉरी 1/r का वैल्यू मैंने आपको ये रखा, देखिए 911 एंगस्ट्रॉम। ओके, 900 1/r का वैल्यू बताया था, उससे देखो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब यहाँ 1/r का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, सॉरी 100 अपॉन 21 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ किस में आएगी, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आएगी। इसको आप देखिए कैंसिल होता है, नहीं आई थिंक कैंसिल नहीं होता। तो आप क्या करें, 911 को 221 से डिवाइड करिए, 4 से जाएगा 84, 71 अगेन, ये फिर 3 से जाएगा 63.0, किसे जाएगा फर्दर 284 है, 3 से ही जाएगा आई थिंक, हाँ 63, 17 0 8 से जाएगा, 8 टू 16, 2 बचेगा रिमाइंडर, फिर 0 है ना, एक 0 और जाएगा, 21 9 से अराउंड जाएगा ना, 43.38 9 तक ले लो आप, मतलब 3 डिजिट तक जाना बस आपने, बस यहाँ तक छोड़ लो, 3 डिजिट तक जाओ। तो दिस इज 43.389 इंटू 100 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 10 100 1000, ये डेसिमल नीचे आ जाएगा 1000, ये दो कैंसिल हुआ, 4338/10 एंगस्ट्रॉम, ये आपका आंसर है, या इसको डेसिमल को ऊपर लगा लो आप, तो ये 4338.9 एंगस्ट्रॉम। अब लेट सपोज वो नैनोमीटर में कहता है निकालने के लिए, तो हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होता है, 338.9 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। और एक चीज़ और पता है आपको, एक नैनोमीटर, नैनोमीटर में जा रहा हूँ मैं, 10⁻⁹ मीटर होता है एक नैनोमीटर। तो 1 मीटर कितने के बराबर हुआ, 1/10⁻⁹ मीटर के बराबर हुआ 1 मीटर, 1/10⁻⁹ नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4338.9 इसे डिवाइड कर देंगे 10⁻⁹ से, ये किस में बदल गया, नैनोमीटर में। ओके, तो ये बन गया आपका 9 से 9 0 कैंसिल, -1 0 बचेंगी, -1 0 बचेंगी, -1 को आप मतलब नीचे लिख सकते हो 1/10, और एक डेसिमल आगे चला गया, कितना हो जाएगा 433.89 नैनोमीटर। इसको राउंड ऑफ कर दो, 0.8 है आगे,
0.8 है, तो पॉइंट के बाद 8 है, मतलब 5 से बड़ी टर्म है, तो राउंड ऑफ होके ये नंबर एक बढ़ जाएगा 434 नैनोमीटर। ये एग्जैक्ट आंसर है आपका इसका। ये आ गया आपका वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है निकालने के लिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक फॉर्मूला किया हमने स्टार्टिंग से, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज 434 नैनोमीटर। मीटर में ले जाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ भी मीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 434 इंटू 10⁻⁹ न्यू। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 9 ऊपर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये आ गया आपका 3/434। लीजिएगा 17, इसको आप डिवाइड कर लो, 0 0 एक और 0, आई थिंक 6 से जाएगा, 6 4 24, 22 पर 6 4 22, 6 से जा रहा है, 300 434 इंटू 6 6 4 24, 6 is 18 20 26 2604। तो ये 6 9 और 9 से 396। बस इतना छोड़ दो क्योंकि 3 डेसिमल तक तो जा ही चुके हो आप। 10⁻17 पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, अब एक और चीज पूछ रही है, अगर ये पूछ ले इन विच रीजन दिस स्पेक्ट्रम लाइज, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कौन से रीजन में लाई कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था विजिबल रीजन कौन सा है, जो हमें दिखता है, विजिबल रीजन। तो ये इसका लैम्डा कितना है, 434 आया, आई थिंक नैनोमीटर, यस। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये वाला रीजन है जो वो विजिबल रीजन होता है। ये देखो 300 से 760 नैनोमीटर, तो ये कौन से में 34, तो इसी कौन सा रीजन, ये जो है विजिबल रीजन, मतलब हम देख सकते हैं ये जो भी वेवलेंथ निकलेगी। कलर की फॉर्म में दिखेगी हमें, क्या कौन सा कलर, कुछ भी दिख सकता है इस रेंज में जो कलर आता है। ओके, तो ये एक और चीज याद रखिए, जो बाल्मर सीरीज है ना, वो हमारी विजुअल रीजन में फॉल करती है, बाल्मर सीरीज, क्योंकि बाल्मर सीरीज का ये लाइमन सीरीज की आपकी 91.1 से लेके 121.6 रहती है वेवलेंथ, नैनोमीटर में। ये बाल्मर की रहती है 383 से लेके 656 नैनोमीटर तक। तो बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन है, वो हम देख सकते हैं ये रेज। लेमन की ये रहती है, सीधा सीधा पूछता है नीट में तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है विच विजिबल रीजन इज द सीरीज, दैट इज द बाल्मर। पास्चन 954 से फिर 1875 तक रहती है। ब्रैकेट 4050 से लेके 1945 से लेके 4050, एंड द लास्ट इज पी फंड, वो 3740 से लेके 7451 के रीजन में फॉल करता है। ये बेसिकली आपके रीजन है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो वेवलेंथ है फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज का मतलब, देखो बाल्मर कहाँ पे होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा मतलब वापस आएगा कहाँ पे, सेकंड शेल में, वो बाल्मर होता है। लेकिन कहाँ से, अगर वो इलेक्ट्रॉन थर्ड से आएगा तो हम उसे फर्स्ट बाल्मर सीरीज बोलते हैं, फर्स्ट बाल्मर सीरीज। और सेकंड बाल्मर सीरीज क्या होगी, अगर वो सेकंड में आता है कहाँ से, फोर्थ से, फोर्थ से जंप करता है तो हम उसे सेकंड बाल्मर सीरीज बोलते हैं, सेकंड बाल्मर सीरीज। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट बाल्मर सीरीज या फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज एक ही बात है, सेकंड लाइन बाल्मर सीरीज
फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज 656 नैनोमीटर। इसका मतलब आपको देखो रेडबर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, रेडबर्ग वाला ये, तो यहाँ पे वेवलेंथ उसने हमें दे दिया कितना 656। जस्ट होल्ड, चार्ज कर लेते हैं बैटरी। तो ये फर्स्ट बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन का फॉर्मूला, इसमें लैम्डा कितना दे रखा है 656 नैनोमीटर, और n1 क्या होता है फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज के लिए 1/2, कहाँ से जंप करेगा 3 से। सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 माइनस 1/9 आ जाएगा 9 माइनस 4/36 आ जाएगा आपका 5r/36 ये आ जाएगा। हमने क्या निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन का वेवलेंथ निकालना है। इसको यहीं पे छोड़ दें आप, ठीक है, क्योंकि आर का वैल्यू नहीं पुट करेंगे हम यहाँ से। सेकेंड लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, सेकेंड लाइन फॉर्मूला तो वही यूज होगा 1/λ r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसका लैम्डा हमें नहीं पता, निकालना है। आर नहीं यूज करूंगा अभी फिलहाल। एन का वैल्यू 2 सेकेंड में जंप करेगा, कहाँ से जंप करेगा, सेकेंड लाइन के लिए 4 से जंप करेगा। तो 1/λ r, दिस इज 1/4 1/16 1/λ r, एलसीएम आ जाएगा 16 4 3/16 ये आ जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेकेंड ले लो और इसको फर्स्ट ले लो, दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड कैसे डिवाइड करना आपने, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, फर्स्ट को ऊपर रखें सेकेंड को नीचे। फर्स्ट क्या 1/656 और ये आप ऐसे करो, यहाँ से ना वैल्यू निकाल लो, ऐसे मत करो, थोड़ा सा आपको अगर कैलकुलेशन दिक्कत हो आप यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लो। 36/656 इंटू 5 इक्वल टू आर, ये आर का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। थर्टी 36/656 इंटू 5 इंटू 3/16, यहाँ से आपका लैम्डा आ जाएगा। कैसे कैसे क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, 3 ये तो 4 9 से 36, 4 4 से 16, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 656 इंटू 4 ये वाला, 9 इंटू 5 इंटू 3 नीचे आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दिस इज योर लैम्डा। अच्छा ये 5 का गड़बड़ हो गया, 5 नीचे आएगा यहाँ पे देखो, 36 ऊपर गया, 5 नीचे आना था यहाँ, 5 नीचे आ गया ऐसे। तो ये रहेगा आपका फाइनली 656 इंटू 5 इंटू 4 बाई 9 इंटू 3 इक्वल टू 9। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशंस आप कर ही लोगे, 485.9। तो क्वेश्चन तो खैर इतना खास नहीं था, बट समझने वाला क्या था, फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज का मतलब क्या होता है ना, सेकेंड लाइन इन बाल्मर सीरीज का क्या मतलब होता है, थर्ड लाइन इन बाल्मर सीरीज का मतलब क्या होता है, वो समझने वाला था। एक और इसने पार्ट पूछा यहाँ पे, फाइंड वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज। लिमिटिंग लाइन का पूछ रहा है। अच्छा, आप लिमिटिंग लाइन के लिए क्या याद रखोगे, लिमिटिंग लाइन होती है n1 का वैल्यू 2, n1 तो 2 ही रहेगा क्योंकि 2 पे ही जंप करेगा,
कहाँ से जंप करेगा? इन्फिनिटी से। ये लिमिटिंग लाइन होती है, इन्फिनिटी से जंप करेगा। तो ये भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा। न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या हुआ इन बाल्मर सीरीज। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं।